हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, इसमें हम देखेंगे ट्रेड है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराने ज़माने से लेके नए ज़माने तक ट्रेड हो रहा है किसी भी फॉर्म में। पहले पुराने समय में क्या होता था, ट्रेड कैसा होता था, तो हम लोग एक दूसरे को सामान देते थे और वो सामान लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बार्टर सिस्टम पहले फॉलो करते थे। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हमने दो दो गुनी चावल दिया किसी को, तो वो दो गुनी हमें गेहूं देगा। अगर पॉटर के पास जाएंगे तो हमें हांडी चाहिए या बर्तन चाहिए अपने मिट्टी के, तो क्या करते थे पहले के लोग, तो वो आप फार्मर हो तो फार्मर क्या करता था, वो राइस देता था या वीट दिया करता था। तो इस तरह से क्या होता था, एक्सचेंज होता था एक दूसरे का। तो इस तरह से पहले के व्यापार या बिजनेस या ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। बट जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आने लगा, मिडिवल आया, मॉडर्न आने लगा, तो अब क्या हो रहा है, लास्ट 20th सेंचुरी से क्या हो रहा है, तो करेंसीज आने लगे। पहले मुद्राएं होते थे, मुद्राएं सिक्का दिया जाता था, है ना। ला पहले तो सिक्का देते थे, उसके बदले में हम लोग सामान लिया करते थे। बट अभी हम लोग का जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ या बहुत सारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने लगे, मॉडर्नाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो क्या होने लगा, करेंसीज आने लगे, है ना। तो हर जगह करेंसीज आने लगे, अपने अपने कंट्री से करेंसी नोट्स आने लगे, फिर कॉइन्स आने लगे। तो इस तरह से एक्सचेंजेस एक दूसरे में होने लगा। अगर हम लोग राशन को दुकान जाते हैं तो राशन क्या करता है, हम लोग कुछ लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, या फिर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमारे राशन का सामान से लेते हैं। तो क्या होता है, तो हम लोग उनको मुद्राएं, हमें उन्हें करेंसी देते हैं, है ना। और करेंसी देते हैं, पैसा रुपया देते हैं हम लोग, और उसके बदले में हम लोग वो सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक्स चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो आप क्या जाते हो, स्टेशनरी शॉप जाते हैं, वहाँ आप पैसे देते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सामान मिलता है जो भी आपको चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड बोलते हैं, उसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेड का। किसी चीज का सामने वाला क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, कोई रिलेशन बनता है, व्यवहार बनता है, उसे ही हम व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं और हम समझते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से। तो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है इधर, ओके, एक फार्मर है, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, उसने उसने राइस राइस प्रोड्यूस किया, ठीक है। राइस वो प्रोड्यूस किया, उसके बाद फिर कटाई होने के बाद वो क्या किया, उसके बाद वो मार्केट गया, ओके, मार्केट गया, ओके। मार्केट मीन्स उनके गोडाउंस गए, जैसे गवर्नमेंट के बहुत जगह गोडाउंस होते हैं, तो गोडाउंस गए वहाँ, उन्होंने सेल किया, कुछ रेट्स होते हैं उनके फिक्स्ड, तो वो मार्केट में जाके सेल किया गवर्नमेंट को, ठीक है। तब क्या इनका काम है, ये क्या काम करेंगे, ये होलसेल मार्केट को बेचेंगे, गवर्नमेंट होलसेल, ओके, होलसेल मार्केट को सेल करेंगे, ओके। होलसेल मार्केट किसको सेल करेंगे, ये रिटेलर को सेल करेंगे, दुकानदार, राशन दुकान को ये सेल करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में रिटेलर किसको सेल करेगा, कस्टमर, हम लोग को हम लोग को वो बेचेगा, कस्टमर्स हम लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करता है ट्रेड होने के लिए। तो पहला ट्रेड किसके साथ हुआ, तो पहला फार्मर ने मार्केट में बेचा। मार्केट कौन, गवर्नमेंट मार्केट होते हैं या प्राइवेट मार्केट होते हैं, तो उनको उनको बेच दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या, किसको बेचा, उनका व्यवहार होलसेलर के साथ हुआ। होलसेलर क्या किया, रिटेलर के साथ संबंध बनाया, उसके बाद किसका, कस्टमर के साथ, हम लोग का। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ट्रेड का फॉलो करता है, ठीक है। तो कैसा होने लगा कि हम लोग को भी अभी इंटरनेशनल मार्केट है हम लोग का, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, हर एक कंट्री को। अगर कोई कंट्री, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं गल्फ कंट्री के बारे में। गल्फ कंट्री क्या करती है, गल्फ कंट्री, ओके, गल्फ कंट्री क्या करती है, पेट्रोल पेट्रोल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है कंट्री, गल्फ कंट्रीज, ये अदर कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया को दिया, है ना। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, है ना। और और भी अपने पड़ोसी देश है उनको, और भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, तो इन लोग को क्या करेगा, वो पेट्रोल को सप्लाई करेगा। तो इस तरह से ट्रेड होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझा। तो सिंपल हम लोग को समझना है ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग
ऑफ एनी गुड्स, है ना, तो इसे ही हम लोग ट्रेड कहते हैं। ओके बच्चा, समझो। ये देखो डायग्राम में भी दिया है, अगर किस चीज का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो उसका सप्लाई बढ़ाना पड़ता है। तो डिमांड हम लोग बढ़ाते हैं किस चीज का, है ना, कोई सामान हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, ठीक है, तो क्या करेगा, सप्लाई होगा सामने से और हम लोग बाय करेंगे किसी चीज को, तो उसे ही हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों इसमें हम देखेंगे ट्रेड इन दी ओल्ड एज कॉन्सेप्ट। तो पुराने जमाने में किस तरह से व्यापार या ट्रेड हुआ करता था वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या होता था, एक्सचेंज होता था, गुड्स का क्या होता था, एक्सचेंज होता था, मटेरियल का, कोई भी चीज का। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं दो फार्मर्स है और उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो एक फार्मर क्या करेगा, उनके यहाँ क्या होता है, उनके फार्म में क्या होता है, राइस होता है, और एक के फार्म में वीट होता है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा उन लोग। तो ये वाला बंदा फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम लोग, डायग्राम के थ्रू बनाता हूं, ये एक फार्मर है, ओके, ये एक फार्मर है, ओके, ये फार्मर को रिक्वायरमेंट है, ये फार्मर को एक ये रिक्वायरमेंट है राइस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेल करेगा राइस, राइस सेल करेगा, ओके, और उसके बदले में क्या करेगा, इस इनके फार्म में क्या होता है, वीट होता है, तो ये वीट इनको इसके बदले में दे देगा। पहले करेंसीज नहीं हुआ करते थे, मुद्राएं नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह से व्यापार होता था। ठीक है, ये इसके एक्सचेंज में वीट देगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल समझा बच्चा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक फार्मर है, ये दूसरा फार्मर है, ठीक है, ये फार्मर क्या करता है, राइस का खेती करता है, ये फार्मर क्या करता है, वीट का खेती करता है, बट ये फार्मर को क्या रिक्वायरमेंट है, राइस का रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा, फार्मर्स को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे राइस चाहिए, तो राइस के बदले में क्या करेगा, वीट देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ट्रेड हुआ, इस तरह से एक ट्रेड हुआ। तो ये ट्रेड को क्या बोलते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आप इधर एक डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरह से कैसे एक्सचेंज हुआ जा रहा है। ये मैन क्या करता है, ये मैन क्या करता है, ये फिश सेल करता है, ओके, और ये मैन क्या करता है, मीट, ओके, मीट सेल करता है, ओके, तो क्या करेगा ये आदमी, इनको ये चाहिए, इनको मीट चाहिए था और इनको फिश चाहिए था, तो ये मीट इनको दे रहा है, उसके बदले में ये फिश एक्सचेंज कर रहा है। ओके, तो इस तरह का हम लोग व्यापार हुआ या बिजनेस हुआ, तो इसे हम लोग कॉन्सेप्ट को बार्टर सिस्टम ट्रेड बोलते हैं। ओके, तो पुराने समय में या एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में भी कुछ टाइम में तो इस तरह का लेन देन होता था, तो उसे ही हम लोग ट्रेड बोलते हैं। समझा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था बार्टर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होगा, अगर बार्टर सिस्टम आया है तो कोई भी चीज का एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज तो होता ही है ना। तो नो मनी इन्वॉल्व, तो एडवांटेज क्या था इस बार्टर सिस्टम में कि यहाँ मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फ्लेक्सिबल था, है ना, यूटिलाइजिंग दी आइडियल रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ भी चीज रखा हुआ है उसको, उस रिसोर्स को हम लोग पूरी तरह से यूज करते थे। ओके, और नेटवर्किंग और बहुत जगह फैला हुआ था, तो ये अच्छा होता था, नेटवर्क एक दूसरे से बना हुआ था, है ना, बार्टर सिस्टम में। तो किसी को भी कुछ चाहिए तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ता था, किसी से व्यवहार बनाना पड़ता था ट्रेड करने के लिए। तो ये एक एडवांटेज है। क्या, पहला नंबर तो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था, फ्लेक्सिबल है हम लोग, है ना, इसके अंदर कोई भी रिसोर्स है आपके पास पड़ा हुआ तो उसे आप बेच सकते हैं इजीली, और इसमें क्या होगा, नेटवर्क एक दूसरे से नेटवर्क बनता था। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो यहाँ कंज्यूमर का कोई प्रोटेक्शन, कोई कस्टमर का प्रोटेक्शन ही नहीं था। नो लीगल सर्टिफिकेशन, कुछ भी लीगल या गवर्नमेंट का कुछ पेपर ऐसा उस टाइम नहीं था। नो वारंटीज, अगर कुछ खराब हो गया तो कोई वारंटी, कोई ऐसा कुछ सर्विसेज वगैरह नहीं होते थे। इनइक्वालिटीज इन गुड और सर्विसेज, तो कभी क्या होता था, कभी कुछ चीज आप ज्यादा देते थे, कुछ चीज कम होता था, कुछ चीज कम देते थे, तो इसमें कुछ पार्शलिटी होता था गुड्स में बेचने में, है ना। तो पहले कुछ होता नहीं था, केजीस ना किलोग्राम या लीटर्स, तो ये सब हुआ नहीं करते थे, तो इस तरह से कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था, ये सब नहीं था, तो है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज, हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में देख रहे थे इसमें। तो चलिए हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे विजिबल और इनविजिबल ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे पिक्चर देखने के बाद कि सर इसके अंदर तो दोनों विजिबल है, तो आप कैसे बोल रहे हो इनविजिबल ट्रेड और विजिबल ट्रेड। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजिबल और इनविजिबल का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि क्या कर रहा है, एक साइड पिक्चर में क्या दिया, एक ये वेजिटेबल मैन है जो कि अपना ग्रॉसरी बेच रहा है। ठीक है,
ये भाजी वाला है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है, ठीक है। तो ये सामान ले रहे हैं, ये ही इज सेलर, ओके, ही इज सेलर, ओके, सेलिंग द गुड्स, फ्रूट्स या सब्जी ये बेच रहे हैं। शी इज अ बायर, ओके, ही इज अ सेलर, शी इज अ बायर, ओके। तो ये कुछ सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये विजिबल है, ये दिख रहा है, आप कुछ दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, है ना। आपने कुछ किलो से आपने सब्जियां दिया बायर को, है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको करेंसीज मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, या कुछ अब टमाटर देखो 30-40 रुपए किलो होता है, तो आपको फिजिकली सामने से वो चीज़ दिया जा रहा है ना, फिजिकली दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, और वो फिजिकली करेंसीज या पैसे मनी ले रहा है। तो इस चीज को हम लोग कौन सा ट्रेड बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग विजिबल ट्रेड बोलेंगे, जो कि सामने दिख रहा है ट्रेड होते हुए, बिजनेस होते हुए, है ना। तो इसे हम लोग विजिबल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो, फर्स्ट इमेजेस देख रहे हो, इसे हम लोग विजिबल ट्रेड बोलेंगे, ओके। मैं लिख देता हूं इधर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। विजिबल ट्रेड, ओके। इसमें क्या है, ये इनविजिबल ट्रेड है। आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या आपको लिख करके दिया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये दवाई लेना है आपको, और फिर आप क्या करते हो, आप उनके बदले में प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर आप उनके जो चार्जेस रहते हैं डॉक्टर के, वो आप चार्जेस देते हो, और फिर आप वो स्लिप लेते हो और फिर मेडिकल जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन जो में लिखा हुआ दवाई है, मेडिसिन आप लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा बिजनेस हो गया, ये ऐसा ट्रेड हो गया जो कि दिखता नहीं है। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख रहे थे कि हमें गुड्स मिल रहा है, तो आपको इधर दिख रहा है कि कुछ गुड्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है उसके बदले में, ठीक है। तो इस तरह का बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। जैसा कि एज अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो कैसा मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इनविजिबल ट्रेड कर रहा हूँ, करेक्ट। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये इनविजिबल ट्रेड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपने मेरा टीचिंग का ले लिया एग्जाम्पल, और फिर आप डॉक्टर का दे सकते हैं। जो भी सर्विसेज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे ही हम लोग इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग डॉक्टर के पास गए, टीचर फील्ड हो गया, फिर बहुत सारा आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आप मुझे कमेंट कर दीजिए जो इनविजिबल ट्रेड होता है, तो वो हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है बच्चों कि आप ये कीजिए रिसर्च कि इनविजिबल ट्रेड में और क्या आता है। जैसा कि टीचर हो गया फॉर एग्जाम्पल, फिर डॉक्टर्स हो गए, तो और क्या हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह का जो होता है, जो सर्विसेज सामने से दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए, ओके। ये था विजिबल और इनविजिबल ट्रेड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इमेज ये बोल रहा है, हम लोग फिजिकली देख रहे हैं कि वो गुड्स दे रहा है और हम खरीद रहे हैं, तो उसे विजिबल बोलेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सर्विसेज दिया जा रहा है, डॉक्टर क्या अपना सर्विस दे रही है, उन्हें प्रिस्क्राइब कर रही है कि ये दवाई लेना है आपको, है ना। और जो सामने वाला बंदा है, पेशेंट है, वो ले रहा है प्रिस्क्रिप्शन। तो इस तरह का जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, उसे ही हम लोग इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट भी रहेगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों इसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए बच्चों, तभी आपको ट्रेड के बारे में अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक लोगों का डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, वो सब ट्रेड पे है, ठीक है। नो रिलीजन और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है या कंट्री है जो कि स्वयं में आत्मनिर्भर है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे कंट्री को एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग गल्फ कंट्री पे, हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ों के लिए हम लोग डिपेंडेंट है ना। अगर हमारी कंट्री में तो उतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल होता नहीं है, उसके लिए हम लोग कौन से कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, गल्फ कंट्रीज पे। दुबई, कतर, कुवैत, ये सब कंट्रीज क्या है, गल्फ कंट्रीज में आते हैं। तो इधर क्या होता है, इनके इधर पेट्रोलियम ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ना। इनके समुद्र से, अरेबिया सी से बहुत सारे पेट्रोल डीजल निकाले जाते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग पूरा वर्ल्ड, हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड
डिपेंडेंट होता है गल्फ कंट्रीज पे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है, मसाले ज़्यादा होते हैं, है ना, कार्डिमम, पेपर, ऐसा ब्लैक पेपर, तो ये सब हमारे इंडिया में ही होता है सब। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ एक्सपोर्ट करते, क्या करते हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते, है ना। तो ये सब चीज़ है ना, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ट्रेड होता है, तो एक दूसरे पे हम लोग डिपेंडेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि स्वयं में खुद में इंडिपेंडेंट है, कोई कंट्री है तो एक दूसरे का हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला ही है। तो हमें अच्छा रिलेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी जा करके ट्रेड होता है, लोगों का ग्रोथ होता है ना। तो ट्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ओके। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए इसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है द रीजन और अ कंट्री विच हैज गुड इन एक्सेस। अगर कोई कंट्री का गुड्स ज़्यादा होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा गल्फ में वहाँ पेट्रोलियम ज़्यादा होता है, सप्लाइज दिस गुड्स कमोडिटीज टू दोज रीजन और अ कंट्रीज विच आर डेफिशिट एज पर द डिमांड। तो हमारे कंट्री में एग्जाम्पल दो कंट्री का लेते हैं हम लोग, गल्फ कंट्रीज का और हमारे एशियन कंट्रीज या इंडिया स्पेशली, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है ना, प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो और गल्फ कंट्रीज में अदर साइड देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा होता है, वो गुड्स ज़्यादा, पेट्रोल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके इधर ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग को ये करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उन लोग, और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो गुड्स का। तो कोई भी कंट्री में कुछ चीज़ ज़्यादा हो, एक्सेस हो, है ना, तो उस चीज़ को हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे नीड्स को पूरा कर सके, हमारी डिमांड्स को पूरा कर सके, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा लास्ट स्लाइड्स में कि विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड क्या होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कोई भी चीज का, है ना, कोई भी सामान का या वस्तु का लेन देन हो, बाइंग और सेलिंग हो, उसे हम लोग विजिबल ट्रेड बोलते हैं। बच्चों ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। हाँ, एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस इज कॉल्ड इनविजिबल। जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सिटीज में बेसिकली क्या होता है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आईटी कंपनी है ना, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी हो गए, फिर सर्विस सेक्टर हो गए बहुत सारा। तो ये सब में क्या होता है, ये सब क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड में आते हैं, ठीक है। Thus, trade sustains the economic not only of one country but the world at a large. तो ट्रेड क्या करता है, सिर्फ एक कंट्री को ही नहीं सस्टेन बचाता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को बचाने का काम करता है। तो इकोनॉमिक, तो ट्रेड ही करता है, सॉरी, ट्रेड ही सस्टेन करता है इकोनॉमिक का पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। दिस इज क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये सब जो 3-4 पॉइंट्स है वो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस था ट्रेड के बारे में लेकर के, ठीक है। फर्स्ट क्या था, ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिकॉज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। सेकेंड, द रीजन और कंट्री विच हैज एक्सेस ऑफ गुड, so supplies this good to which the country has a deficit or as per the demand. Buying and selling of good is called visible and service sector is called invisible trade, okay. Thus trade sustain the economic not only for one country but for the world at a large, okay. This is clear बच्चों, okay। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो दो टाइप्स के ट्रेड होते हैं, ठीक है, इधर दिया भी गया हुआ है। तो फर्स्ट ट्रेड होता है, ठीक है, ये ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड के दो टाइप्स हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ओके। और दूसरा होता है रीजन के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ओके। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स है। एक होता है होलसेल, ओके, और दूसरा होता है रिटेल, ओके। और रीजन पे बेसिस पे देखेंगे हम लोग, पहले डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक और
इंटरनेशनल। ओके, तो सिंपल समझना है आपको। फर्स्ट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जहां हम लोग एक जगह ट्रेड को कंपेयर कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितना होता है, और एक जगह देख रहे रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो जहां क्वांटिटी ऑफ गुड्स के देखते हैं तो उसमें दो टाइप्स होते हैं, होलसेल्स और रिटेल, और रीजन के बेसिस भी देखते हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, ये सिंपल है, समझा बच्चों आपको। तो टाइप्स के दो, ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है। उसमें होलसेल क्वांटिटी में और रिटेल रीजन में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, बस इतना समझना है आप लोग को। टाइप्स ऑफ ट्रेड दो टाइप्स के थे। फर्स्ट टाइप के थे ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, और दूसरा थे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के ऊपर, ठीक है। तो गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड देखेंगे तो उसमें आता है होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल का एग्जांपल लेंगे जहां की बहुत बड़ा मार्केट होता है, जहां बल्क ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है, सप्लाईज होते हैं, उसे हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेते हैं कोई फार्मर क्या कर रहा है, अपना सामान सेल कर रहा है, ठीक है। सेल करने के बाद वो कोई मार्केट में रख रहा है, मार्केट से क्या कर रहे हैं, इन लोग होलसेल ट्रेडर्स रहते हैं, होलसेल ट्रेडर बाई कर रहा है, ठीक है। और होलसेल ट्रेडर क्या कर रहा है, बड़े बल्क क्वांटिटीज में पूरा बाई कर रहा है, क्या करता है, बहुत सारा क्वांटिटीज में बहुत कुछ वो लेता है, खरीदता है, बाई करता है, और फिर उसको रिटेल ट्रेड को सेल करता है, ठीक है, जहां की क्वांटिटीज कम हो जाते हैं। होलसेल बहुत सारा क्वांटिटीज है, वहां गुड्स के बहुत सारे क्वांटिटीज है ना। तो क्या करेगा, उसके बाद किसको बेचेगा, वो रिटेल ट्रेड को बेचेगा, रिटेलर्स को बेचेगा, है ना। जैसे कि डीमार्ट्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गए, तो ये सब में क्या सप्लाई करने लगे होलसेलर, ये सब सुपरमार्केट्स में देंगे, है ना। राशन दुकान रहता है, उन्हें हम इन लोग बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग पहला तो जिसके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स देखेंगे, रिटेल में कैसा, रिटेल में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया हर एक रिटेलर को, तो वहाँ क्वांटिटी कम जाएगा ना, कम जाएगा कि नहीं बच्चों। अपन राशन की दुकान में जाते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत सारा गोडाउन जैसा ये रखता है, मतलब बहुत सारा उसके पास थोड़ी रहता मटेरियल, तो क्या करता है वो मंगाता है, होलसेलर से क्या करता है, बाई करता है ना, कि आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा हमने कस्टमर है, हमें ऑर्डर दिया राशन दुकान में कि ये राशन वाला इतना इतना मेरे को राशन चाहिए, इतना चावल इतना गेहूं चाहिए, तो क्या बोलता है, वो ऑर्डर देता है होलसेलर को, होलसेलर क्या करता है, आपको उतना मटेरियल ला करके देता है और फिर वो कस्टमर को बेचता है, रिटेलर। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ गुड। तो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड के ऊपर, पहला होलसेल ट्रेड होता है, दूसरा रिटेल ट्रेड होता है, ठीक है। ओके, और रिटेल ट्रेड में देखेंगे जैसे कि हमारा हो गया डीमार्ट हो गया, सुपरमार्केट्स बहुत सारे हो गए, हमारे राशन की दुकान हो गए, तो ये सब रिटेल्स में आ जाते हैं ना, ये सब रिटेलर्स है ना। और होलसेलर बहुत बड़े होता है, बहुत उनके पास बहुत बड़ा मार्केट्स होता है ना। तो वो इन छोटे छोटे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होलसेलर, ठीक है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स के ऊपर, समझा बच्चों। अगर आपको नहीं समझा है कुछ भी पॉइंट तो आप प्लीज प्लीज कमेंट कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो हमें आपको समझाना इजी हो जाएगा, और ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेड का सेकंड टाइप्स, वो था ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के ऊपर, ठीक है। तो रीजन के ऊपर कैसा होता है, पहला डोमेस्टिक ट्रेड होता है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो आप नाम समझते ही आप समझ गए होंगे, डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया भर में ही जो ट्रेड होता है उसे बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल बोलेंगे तो आपको समझ गया होगा कि हम लोग विदेशों से व्यापार करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, हम लोग बेचते हैं, है ना। तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में आता है, ठीक है बच्चों। तो डोमेस्टिक ट्रेड को समझते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में क्या होता है, आप तो नागपुर जानते ही होंगे, तो नागपुर में क्या होता है, ऑरेंज होते हैं। नागपुर क्या प्रोड्यूस करता है, नागपुर आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सारे ऑरेंजेस खाने को मिलता है, ओके। और ये ऑरेंज कैसा होता है, ये ऑरेंज पूरा इंडिया को सप्लाई होता है, पूरे इंडिया सप्लाई टू होल इंडिया, ओके। तो क्या होता है, नागपुर में ऑरेंज की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ से क्या होता है, सप्लाई पूरे इंडिया को होता है ना। तो ये नागपुर से पूरा जो ऑरेंज सेल्स होता है वो पूरा इंडिया में, है ना। पूरा जो अदर स्टेट्स है वो क्या करती है, बाई करती है ऑरेंजेस,
नागपुर से, महाराष्ट्र से, है ना। तो इस तरह से और भी स्टेट्स क्या होता है, उनके पास भी कुछ ना कुछ जो ऐसे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं। एप्पल्स कहाँ से आते हैं, हम कश्मीर में ज़्यादा होता है, तो वहाँ से पूरा इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो इस ट्रेड को क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अगर नागपुर में ऑरेंज होता है, नासिक में ग्रेप्स होता है, कश्मीर में एप्पल्स होते हैं, और अभी गर्मी का टाइम आने वाला है, समर सीजन में मैंगोज, अल्फांसो मैंगो होते हैं, तो ये सब जो भी अच्छे क्वालिटीज के होते हैं वो क्या किया जाता है, बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है ना, है ना। क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स, ऑरेंज, ऑरेंज और एप्पल, एप्पल। तो ये सब क्या होता है, ये सब सप्लाई करती है इंडिया, एक्सपोर्ट करती है इंडिया, एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जो व्यापार इंडिया से बाहर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से होता है, उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों आपको, डोमेस्टिक ट्रेड एक साइड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इनके डिफरेंस में पता चल गया आपको क्या होता है। पहले हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रेड कितने होते, दो होते, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स होता है, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, इसमें हम देखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है। इंपोर्ट मीन्स क्या होता है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। इंपोर्ट, ओके। तो इंपोर्ट में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल जापान लेते हैं, ठीक है। जापान एक कंट्री है जो कि मैन्युफैक्चर क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्या मैन्यू कार करती है ना, अदर टेक्नोलॉजीज, अदर टेक्नोलॉजीज, ओके। तो ये सब क्या करती है, कार, अदर टेक्नोलॉजीज, जो बहुत सारे कैमराज होते हैं, जापानीज कैमरा, जापानीज गाड़ी होती है, और बहुत कुछ जापानीज क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी दूसरे को सेल करते हैं इन लोग, ठीक है। इन लोग सेल करते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज, या इंडिया एग्जाम्पल, इंडिया, है ना। इंडिया को हमने जापान से क्या खरीदा, गाड़ी खरीदा, उनसे टेक्नोलॉजीज खरीदे, उनके एसेसरीज खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे, है ना। तो हमारे पास नहीं थे वो जो चीज़ हमारी कंट्री में, तो हमने क्या किया, वो बाई किया जापान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जापान से क्या हो रहा है, उधर बुलेट ट्रेन बन रहे, वो कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या करेगी इंडिया, इंडिया का क्या करेगी, हम लोग बुलेट ट्रेन क्या कर रहे हैं, हम लोग बाई कर रहे हैं जापान से, है ना। तो वो कुछ दिनों में इंडिया आएगा बुलेट ट्रेन, तो क्या होगा, वो जो व्यापार हुआ, जो बिजनेस हुआ, है ना, जापान और इंडिया के साथ, है ना, हमने उनका चीज़ मंगाया इधर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे, उसे हम लोग इम्पोर्ट बोलेंगे, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग, गल्फ कंट्री क्या करती है, गल्फ कंट्री, गल्फ कंट्री है, ये क्या करते हैं, इन लोग पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पेट्रोल। तो हमारी इधर पेट्रोल की कमी है इंडिया में, है ना। तो इंडिया क्या कर रही, बाई करती है वो सब कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, तो ये भी क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। समझे बच्चे इंपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये सब मैं मिटा देता हूँ। अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, ओके। एक्सपोर्ट समझते हैं, इंडिया में अगर मैंगोज, मैंगोज होता है ज़्यादा, ग्रेप्स होता है ना, तो ये सब क्या करेगी इंडिया, वीट होता है, राइस होता है, तो जो कंट्री में ये सब का डेफिशिट है, तो इंडिया क्या करेगी, ये सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी, है ना, एक्सपोर्ट करेगी टू इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल, नेशनल मार्केट में,
ओके, ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप एक्सपोर्ट का क्या होता है। इंडिया के पास जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे मैंगोज हुए, ग्रेप्स हुए, है ना, बाहर कंट्रीज में तो इंडियन इंडियन भी रहते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाता है ना, जहाँ डेफिशिएट है उस चीज़ का। तो ये है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। क्लियर है बच्चों आप लोग को? अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, अगर डाउट है आपको, तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वो डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चे? बच्चों इसमें हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये देखा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। ठीक है, उसी के ऊपर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है। ठीक है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ये क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है ना, इधर 4 क्यूब्स दिख रहे हैं, इसमें एक सिंगल क्यूब्स दिख रहे हैं। ओके, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट लेस हो गया, लेस, इधर इंपोर्ट ज्यादा, मोर हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस कंडीशन में हम लोग अनफेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप बच्चे? इंपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट बट कम हुआ, तो उसे हम कौन सा बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे, उसे हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, इस सेकेंड केस में क्या होता है, इसमें इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट हम लोग कंट्री एज अ कंट्री हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान हो रहे हैं। इधर ये लेस है, ये लेस है, और इधर एक्सपोर्ट मोर है हमारे कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या कर रहा है, चाइना के साथ एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, समझिए, है ना, ये कंट्री क्या कर रही है, इंडिया है एज एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट चाइना को ज्यादा कर रही है, और इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, हम लोग उनसे कम सामान खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इंडिया में राइस या वीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं दूसरे कंट्री को, इंटरनेशनल मार्केट को, ठीक है ना, और इंपोर्ट हम लोग बाहर से हम लोग कम खरीदते हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमिक में हम लोग को ग्रोथ होगा, हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो हमें इकोनॉमिक में, जीडीपी में हम लोग को ग्रोथ होने वाला है, तब उसे हम बोलेंगे क्या, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तब क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। फर्स्ट केस में क्या था, इसमें इंपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, बाहर कंट्री से हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, उस टाइम में क्या कंडीशन होता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, और जो लास्ट जो है वो है बैलेंस ट्रेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल, एल एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये समझना है, इंपोर्ट भी बरोबर होगा, एक्सपोर्ट भी बरोबर होगा, दोनों तरफ से ट्रेड बरोबर हुआ, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ट्रेड बोलेंगे। ओके, बैलेंस ट्रेड, तो समझे, तो क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, पहला था इंपोर्ट ज्यादा हुआ और एक्सपोर्ट लेस हुआ, उस कंडीशन को हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। सेकंड कंडीशन ये हुआ कि इंपोर्ट लेस हुआ, है ना, हमने बाहर कंट्री से कम सामान खरीदे, बट इंडिया से सॉरी, यहां से हम लोग ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, तो उस टाइम हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अगर दोनों इक्वल हो, एल एच इक्वल टू आर एच, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक दूसरे को बराबर क्वांटिटी में हुआ, तो उसे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझा आपको? आपको नहीं समझेगा तो प्लीज प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए आपका कमेंट, उसे हम लोग और समझाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की ट्रेड या बिजनेस या व्यापार करना इजी हो सके, उसके लिए सब कंट्रीज मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITO। तो ये सब जो भी वर्ल्ड में बिजनेस होता है ना, तो ये ITO के हेल्प से हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड is more complex than the domestic trade. Of course, इंटरनेशनल ट्रेड जाना है बाहर, दूसरे मार्केट में जाना है, वहाँ की करेंसी अलग होगी, उनकी इकोनॉमिक अलग होगी, उनकी मार्केट अलग होगी,
तो ट्रेड करना और मुश्किल होता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक में कैसा हो गया कि हमारी इधर करेंसी सेम होती है, मार्केट हमें पता होता है ना, तो ये चीज़ करना डोमेस्टिक ट्रेड ईजी है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड करना। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक, तो वहाँ का इकोनॉमिक, वहाँ की पॉलिसी गवर्नमेंट की डिफरेंट है। डिफरेंस इन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, वो बोल ही रहा था मैं अभी। डिफरेंस इन मार्केट, लॉ, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी और लैंग्वेज, ये सब जो क्रिटिकलिटी है इंटरनेशनल ट्रेड करने में, तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, वो था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सब जो भी बिजनेस होता है, आप देखिए आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ बिजनेस डील साइन करते हैं ताकि बिजनेस करना ईजी हो। तो उसीलिए ये सब विजिट्स होता है ताकि हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे कंट्री से बना रहे, ताकि ट्रेड हो सके, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लेटफॉर्म देता है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अब हम उन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में काम कर रहा है इकोनॉमिक को लेकर के या ट्रेड को लेकर के। ठीक है, तो सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड। फर्स्ट, पहला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, है ना। नंबर्स ऑफ स्टेट्स, ये लोगो है, ये इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इनका मेन एम और फंक्शंस क्या है, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टू हैंडल द डिफरेंट रिलेटेड टू ट्रेड एंड मॉनिटर ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द member states and providing technical assistance and the training development of the country। जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो भी मेंबर्स है, मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये सब जो भी जो लिखा है द फंक्शंस, उनका काम है कि उनका नेगोशिएशन करना इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के, उनको हैंडल करना, मॉनिटर करना, उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना, है ना, टेक्नोलॉजीज यूज़ करना नए नए जो भी आ रहे हैं, ट्रेनिंग देना, है ना। तो ये सब काम कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, और उनका हेडक्वार्टर बेसिकली जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। फिर यूरोपियन नेशंस, आप यूरोपियन यूनियंस है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर देखते हैं, है ना। तो इनका भी यही काम है कि बिजनेस जो यूरोपियन कंट्रीज़ के बिजनेस है वहाँ ट्रेड हो, ईजिली हो सके, है ना। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल इन यूरोप, है ना। कस्टम ड्यूटीज वहाँ हैव बीन कैंसल्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन दीज मेंबर्स। जो भी यूरोपियन यूनियंस में जो कंट्रीज आते हैं, मेंबर्स कंट्रीज हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ उनके ऊपर नहीं लगते, उनके गुड्स के ऊपर, है ना। तो फिर कॉमन यूरो करेंसी स्टैब्लिश, तो हर जगह यूरो करेंसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनको हर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ट्रेड के लिए कि ईजी हो सके, चाहे उनकी रूल्स है, गवर्नमेंट रूल्स है, जुडिशियल लॉज है ना, और ऐसा रूल्स बनाया जाए, ऐसे पॉलिसी बनाया जाए ताकि ईजिली बिजनेस करना आसान हो या ट्रेड करना आसान हो। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन आ करके ये सब पॉसिबिलिटीज़, जो भी हर्डल्स होते थे ट्रेड करने के लिए, ये सब अब हर्डल्स हटा दिए गए हैं। उन लोगों ने अपना रूल्स रेगुलेशन कॉमन कर दिया है, जो भी कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ है, ताकि ईजिली बिजनेस किया जा सके। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ले सकते हैं WTO, वर्ल्ड यूरोपियन यूनियंस, है ना, और फिर ओपैक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये सब सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग ऑन द ट्रेड। ठीक है, अब बात करेंगे ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, आपने सुना होगा। इसका कैपिटल किधर है, काठमांडू, नेपाल, है ना। तो इनका भी यही काम है, फाइंडिंग satisfactory solution to the common problem faced by the countries of South Asia। तो साउथ एशिया में कंट्रीज में जो भी ये सब जो कंट्रीज हैं सार्क के, वो सब इनके ऊपर काम करेंगे। जो भी कंट्रीज साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज पढ़ते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है बिजनेस करने के लिए, तो ये सब टैकल बाय दी सार्क, है ना। इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, रेजिंग लाइफ स्टैंडर्ड, इंक्रीजिंग रीजनल कॉर्पोरेशन एंड मेंबर स्टेट्स, है ना, टू रिमूव अनरेस्ट इन साउथ एशिया। तो ये सब जो भी सार्क कंट्रीज़ है, बहुत सारे साउथ एशियंस कंट्रीज़ है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि ताकि बिजनेस या ट्रेड इजिली हो सके, जो भी कल्चर अपना इनका, तो वो ट्रेड हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके लोगों का, है ना, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। सॉरी। तो इसके लिए सार्क बनाया, उसका कैपिटल कहाँ है,
काठमांडू में बनना है। एज अ जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल दिया कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सार्क का कैपिटल कहाँ है, तो काठमांडू बोलना है आपको, ठीक है। और असीन है जो कि इसका कैपिटल कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो जकार्ता में है ना। तो बेसिकली एक्सपेंडिंग सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द साउथ ईस्ट एशिया, प्रमोटिंग द रीजनल पीस। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की पीस के लिए काम करेगा, हार्मोनी के लिए काम करेगा, है ना। प्रमोटिंग टैक्स वेवर फॉर द ट्रेड, तो जो भी ट्रेड होती है तो इनमें क्या होगा, टैक्सेस नहीं लगेंगे जो भी एशियन का जो मेंबर्स कंट्रीज है ना। फिर इसके बाद आता है अपैक, दैट इज इसका इनका हेडक्वार्टर्स सिंगापुर है, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एशिया पैसिफिक रीजन, प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन। तो ये सब जो फंक्शंस है ये सब इन लोग का काम है कि ईजिली टैकल किया जा सके जो भी प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, है ना। जैसा ब्रिक्स है, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना। तो हर साल देखो तो आप ये होता है, मीटिंग्स होते हैं इनके, क्या बोल इनके हेडक्वार्टर्स पे, या कोई भी कंट्रीज होस्ट करता है इनके मीटिंग्स, और वहाँ इस चीज़ें पे डिस्कस किया जाता है कि कैसे और लॉज है या उनके जो लॉज है या रूल्स रहेंगे, रेगुलेशन किस तरह से कम किया जा सके और किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को पार किया जा सके कंट्रीज में जो भी आ रहा है ट्रेड में या हार्मनी पीस को लेकर के। तो ये सब कंट्रीज आकर के करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है ना। तो उसके लिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं है तो फिर आपका प्रोडक्ट्स नहीं बिचेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, एक आपने प्रोडक्ट बनाया जैसा ये निरमा पाउडर, ठीक है। एक कंपनी है जो निरमा पाउडर प्रोड्यूस किया, ठीक है, निरमा पाउडर डिटर्जेंट, ठीक है। एक डिटर्जेंट किया और फिर ये क्या करता था, एडवर्टाइज करने के लिए, पहले क्या होता था, एडवर्टाइज करने के लिए एक बंदा रखते थे इन लोग, ओके, एक सेल मार्केटिंग का पर्सन रखते थे, ओके। तो ये क्या करता था, हर एक के घर पे जाता था, डोर टू डोर कैंपेन करता था, डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। ये हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट लाया है, ये खरीदेंगे क्या, इस तरह से एडवर्टाइज होते थे। और टेलीविज़न के ऊपर भी एडवर्टाइज किया जाता था, मार्केटिंग किया जाता था, ठीक है। मगर अभी चेंज हुआ, अभी हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग अभी मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। तो इस तरह से अभी मार्केटिंग हो रहा है। तो इसमें देखते डेफिनेशन क्या लिखा है, एन इनविजिबल फ्लो डेवलप्स व्हेन अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से बन गया और प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाएगा, तो वो कैसा जाएगा, तो ये मार्केटिंग के थ्रू जाएगा आपका जो भी प्रोडक्ट होगा। द कमर्शियल फंक्शन इन्वॉल्व्स इन दिस फ्लो अ कलेक्टिव कॉल्ड मार्केटिंग, इज कॉल्ड मार्केटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है, एक आपकी कंपनी प्रोड्यूस करती है बासमती राइस, ठीक है। तो बासमती राइस मैन्युफैक्चर हुआ, आपने पैकिंग वगैरह कर दिया, बट आपको बेचना है, तो आपको मार्केटिंग करनी होगी, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होगी, है ना, ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट बासमती राइस प्रोड्यूस किया, होल, ब्रोकन, दाबर एक्सेट्रा, नेम ऑफ द कंपनी वगैरह, है ना, जो भी है। फिर डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद पैकिंग अच्छा करना पड़ेगा आपको, फिर जाकर के आपका सेल होगा। पहला नंबर तो बासमती राइस, ठीक है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सा राइस है, कौन से टाइप्स के हैं, ब्रोकन है, टुकड़ा है ना। ठीक है। उसके ऊपर आपको लोगो लगाना पड़ेगा, आपका नंबर लगाना पड़ेगा, जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो बताना पड़ेगा। फिर डिटेल आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है ना। आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एट्रैक्टिव पैकेजिंग करना पड़ेगा। इस तरह से क्या होगा, आपका अच्छा मार्केटिंग होगा, है ना। फिर आपको सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आप हर जगह प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो इस तरह से क्या होगा, मार्केटिंग होगा, और फिर आपको आपका प्रोडक्ट जाना जाएगा मार्केट में, है ना। और फिर इस तरह से बिजनेस होने लगेगा, इस तरह से ट्रेड होने लगेगा, ठीक है। ये था मार्केटिंग के बारे में। थैंक यू बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक देखते रहिए ज़ेनिथ एकेडमी क्लास।